आप अपनी इस लाइफ को बैलेंस करते हैं? मैं अलग अलग चीज़ों के ज्ञान से ज़्यादा अलग अलग पर्सपेक्टिव को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। शुरुआत से लेकर अब तक क्या एजुकेशन रही है? हर स्टूडेंट की तरह मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है। आप बहुत लोगों से मिलते हो और जिससे मिलते हो आप उससे इम्प्रेस भी होते हो। सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सक्सेस की डेफिनेशन हर जने की अलग होती है। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है हैप्पीनेस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का ये खास पॉडकास्ट बिज आइकन और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बिज आइकन के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ बिजनेस सेक्टर से जुड़े बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो अपने विजन से, अपने टैलेंट से हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं। तो आज इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दीपक शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, क्योंकि मैंने सुना है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो बिजनेस भी हैंडल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी आपका ध्यान है, एजुकेशन पर आपका बहुत ध्यान है। कैसे आप अपनी इस लाइफ को बैलेंस करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। ओके। और आपने जिस तरीके से प्रश्न डाला है कि मल्टी टैलेंटेड, तो मल्टी टैलेंटेड का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग चीजों को का ज्ञान रखते हैं। मेरे ख्याल से मैं अलग अलग चीजों के ज्ञान से ज्यादा अलग अलग पर्सपेक्टिव को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है उसमें मुझे अलग अलग लोगों को जानना बड़ा जरूरी है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब भी किसी के आप पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको आपको आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका होल्ड स्ट्रांग होता है। तो मैं अपने आप को मल्टी टैलेंटेड से ज्यादा मल्टी पर्सपेक्टिव के अंदर डालना चाहूंगा। और अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर आप मल्टी पर्सपेक्टिव होते हैं तो उन चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटीज की तरह देख के और मूव ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई डू इट। बट आप फेस कैसे करे हो पूरे दिन? बिजनेस में भी ध्यान, अच्छा बिजनेस आपने बताया नहीं। एजुकेशन, स्पोर्ट्स भी आप खेलते हैं शायद? मैं खेलता भी हूँ और मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो मैं प्रमोट भी बहुत करता हूँ। मैं अभी भी जैसे रोज शाम को जो बोर्डिंग हाउस स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ आई प्रेफर कि मैं थोड़ा टाइम तो ऑन ग्राउंड उनके साथ निकालूं। सर, थोड़ी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। आपकी एजुकेशन की बात, शुरुआत से लेकर अब तक क्या एजुकेशन रही है? तो मेरी स्कूलिंग जो है वो सेंट पॉल स्कूल उदयपुर से हुई थी और 99 में आफ्टर आई फिनिश माय 12th आई मूव टू पुणे। पुणे में बीएमसीसी विच इज़ अ कॉमर्स कॉलेज, वहाँ से मैंने बैचलर इन कॉमर्स किया। बीच में मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया उसके बाद, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था और हर स्टूडेंट की तरह मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हो और जिससे मिलते हो आप उससे इम्प्रेस भी होते हो। तो मैं भी उन स्टूडेंट्स में से रहा हूँ जो बहुत कंफ्यूज रहा है कि ये इस लाइन में जाना है, उसमें जाना है, अगर मास्टर्स करने तो कहाँ से करने हैं। तो फाइनली मैंने फिर मास्टर्स किया इंटरनेशनल बिजनेस में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से 2003-2005 में। और उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट के अंदर जॉब किया है बिफोर मूविंग टू उदयपुर। तो अभी भी आप कॉर्पोरेट में ही जॉब कर रहे हैं? नहीं, तो मैं तो मैं 2009 में आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसके बाद मैं 2009 में उदयपुर आया। उदयपुर आने के बाद मैंने उदयपुर भी सबैटिकल की तरह आया था, क्योंकि मेरे को ये था कि 4-5 साल से जॉब कर रहे हैं, फर्दर स्टडीज करनी है, एक मोनोटोनी जो थी उसको ब्रेक करनी बड़ी जरूरी थी। तो मैं एक सबैटिकल लेके उदयपुर आया था ये सोच के कि मुझे क्या करना है। तो और मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, तो मैं कहा एक ब्रेक हो जाएगा सब चीजों से। तो आई रिक्वेस्टेड माय मदर हु इज अ वेरी रिनाउंड एजुकेशनिस्ट ऑलरेडी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे को स्कूल में कोई जगह मिल सकती है क्या जहाँ पे मैं थोड़ा समय स्पेंड कर सकूं, मे बी लाइब्रेरी या अगर कोई अनयूटिलाइज्ड ऑफिस हो तो मैं थोड़ा समय वहां पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को घर पे बैठने की आदत नहीं है। तो इफ आई कैन स्टार्ट रीडिंग समथिंग। तो इस माइंडसेट के साथ मैं 2009 में स्कूल आया, सेंट्रल पब्लिक स्कूल। वहाँ पे जो हमारे एडमिन थे उसके पास में जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा कैबिन था, जिसके अंदर वो उन बच्चों को सिलेक्टिव पढ़ाते थे जिनकी ग्रेड्स और एनहेंस करनी होती थी। तो मेरे को वो
कैबिन दिया गया कि आप यहाँ बैठ के यू कैन डू योर रीडिंग। तो मैं भी मेरी रीडिंग करता था, और मैं क्योंकि वो एडमिन ऑफिस के पास बहुत था, तो मेरे को पूरी आवाजें सुनाई देती थी कि अंदर क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बच्चों से क्या बात हो रही है। तो एक दो इंसिडेंट्स ऐसे थे जब हमारे एडमिन सर जो थे वो ऑफिस में नहीं थे, कुछ बच्चे आए तो मैंने उनको मेरे साथ बुला लिया, उनसे बातें करना चालू किया। फिर क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक था तो मैं शाम तक रुकता था, फिर मैं बोर्डिंग हाउस स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा खेलना पसंद करता था। बस वो सबैटिकल कभी खत्म ही नहीं हुआ है, वो आज तक चल रहा है। उदयपुर वहां पर एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं और कितने चैलेंजेस भी देखते हैं, क्योंकि छोटी सिटीज में एजुकेशन सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो बिल्कुल सही है मैम, जब यहाँ आए थे तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज तो सिटी का माइंडसेट समझना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जिन बच्चों को पढ़ाना है वो बच्चे उदयपुर से हैं। आपने कोई आके कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर दी या ऐसी चीज बोल दी जो डिसकनेक्टेड है, तो भले वो कितना भी अच्छा आइडिया है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज जो थी वो आपको ये समझना कि यहाँ पे पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है, बच्चों का माइंडसेट क्या है। और मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, जब टेक्नोलॉजी बहुत अपनी इनिशियल स्टेज पर थी, जैसे आज है इतनी नहीं थी। तो बच्चों को ये मोटिवेट करना कि आपको आगे लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। तो मैंने जो स्टार्ट किया था इनिशियली, जो बच्चों से बात करना, वो करियर काउंसलिंग पे किया। जब मैंने पेरेंट्स से बात करी तो मैंने पेरेंट्स को भी ये चीज बताने की कोशिश करी कि आप सिर्फ नंबर्स पे लिमिटेड मत रहिए। जब हम बच्चों की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ ओवरऑल होनी बड़ी जरूरी है। और लकीली ये मेरी मदर का जो विजन था उससे भी अलाइन होता था, क्योंकि वो सिंस 1989 वो यही चीज बता रहे थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। तो ये दोनों चीजें मैच होके चलती थी। तो बहुत कॉन्वर्सेशंस हुए इनिशियली, जिसके अंदर पेरेंट्स नाराज भी हुए, खुश भी हुए, अप्रिशिएट भी किया। आज बहुत सारे लोग थैंक्स भी बोलते हैं इस चीज को लेके। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपने इस कॉन्वर्सेशंस को कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया, धीरे धीरे जो ट्रस्ट फैक्टर आया, उससे चीजें दे स्टार्टेड फॉलिंग एट प्लेस ऑटोमेटिकली। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव करना हो तो आप क्या करेंगे? एक मेरे एक पास बहुत लंबी लिस्ट है। पहले एक बताइए, एक जो आपको ऐसा लगता है कि ये होना ही चाहिए। अभी आज के सिनेरियो को देख के, और जो अपन नेक्स्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स को अगर अपन विजुअलाइज करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि एआई एंड टेक्नोलॉजी को बहुत एग्रेसिवली एजुकेशन में लाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी करंट जनरेशन है, जो आज की तारीख में स्कूल में पढ़ रही है, ये जब मेन वर्ल्ड में आएंगे तो इनका कंपटीशन ह्यूमन से नहीं एआई से होएगा। तो इनको राइटली वे में इक्विप करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि अभी जिस तरह से ये नई पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, इस पर आप क्या कहेंगे? एक दो राय जरूर इस पर दें आप। नई एजुकेशन पॉलिसी, इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छी सोच के साथ गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। सोच बहुत अच्छी है, और इसके सारे पॉइंट्स अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं हर तरीके से बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स सेंट्रिक है, विच इज वेरी गुड। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इसके अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर इसको जितना जल्दी किया जाए वो उतना बेनिफिशियल रहेगा। अब एजुकेशन, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, वो इतनी वास्ट है कि वो एक लाइन में तो उसको आंसर करना वैसे भी संभव नहीं है, बट सोच अच्छी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को लेकर स्कूल्स को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैम, सिर्फ स्कूल को नहीं, जब तक पेरेंट और स्कूल मैनेजमेंट एक तरफ होके और बच्चे की ग्रोथ को नहीं सोच रहा है, तब तक बच्चा वैसे भी ग्रो नहीं कर सकता है। और मेंटल हेल्थ आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सबसे बड़ा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो है स्क्रीन टाइम का। और स्क्रीन टाइम की वजह से हो क्या रहा है, हम जब फ्लिप कर रहे हैं मोबाइल को बार बार, तो हमारा जो कंसंट्रेशन और रिटेंशन है वो वीक होता जा रहा है। पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हम नॉवेल्स रीड करते थे, तो नॉवेल्स को रीड करने के लिए हम नॉवेल्स को, हो सकता था एक नॉवेल को पूरी रात में कंप्लीट करना, हम चैलेंज लेते थे कि ये वाली बुक तो मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर दी है। ये कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ये पेशेंस कि आपको रीड करना है। आज आप ये देखिए, आप अभी मूवीज जाते हैं देखने के लिए, और आप ओटीटी पे मूवीज देखते हैं, आपकी कई बार सिनेमा हॉल में इच्छा करती है कि मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं, गाना स्किप कर दो। लेकिन जब आप अपने स्कूल डेज में जाइए, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में कभी फीलिंग आई? कभी भी नहीं आई होगी, क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध है।
तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काम करें. तो डायलॉग्स बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट डायलॉग नीड्स टू कम बैक टू स्कूल, क्योंकि स्कूल को पता होगा तभी वो रिएक्ट कर पाएगा. सक्सेस के लिए मार्क्स या स्किल, आप किसे सेलेक्ट करेंगे? मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा. कैसे? देयर आर टू थिंग्स. एक होता है सर्टिफिकेशन, एक होता है क्वालिफिकेशन. आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं बट आप सर्टिफाइड नहीं है, तो आपको पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. और आप एक सर्टिफाइड टीचर हैं लेकिन आप क्वालिफाइड टीचर नहीं है, तो आप पढ़ा नहीं सकेंगे. तो इसी तरीके से मार्क्स एंड स्किल्स, ये दोनों जरूरी है. एआई और टेक्नोलॉजी कैसे आने वाले समय में स्कूल्स के स्ट्रक्चर को बदलेगी? अपॉर्चुनिटी. अगर एआई को करंट एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो मेरे ख्याल से इससे डेवलपमेंट किया जा सकता है और बहुत अच्छा किया जा सकता है. हम गैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस बच्चे को लर्निंग गैप कहाँ आ रहा है. जैसे हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का एक पोटेंशियल अलग है. कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे ओरेटिंग स्किल्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे चुप होते हैं लेकिन उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, वो अपने एक्सप्रेशंस ड्रॉ करके बताते हैं. हम एआई को इस तरीके से यूज कर सकते हैं जिसमें हम इन गैप्स को पता करें कि किस बच्चे में क्या गैप्स आ रहे हैं और उन गैप्स को किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है. लेकिन दो चीजें हैं ना, एआई के पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. आज के समय में चैट जीपीटी सारे सवालों का जवाब दे दे रहा है. टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बच्चे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने बताया, हम किताबों में खोजते थे जवाब, ये चैट जीपीटी से पूछकर ही सारे जवाब ले ले रहे हैं. मैम, ये जनरेशन हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा अवेयर है. इनका एक्सपोजर उन चीजों के साथ बहुत यंग एज पर हो गया जो हमारे साथ मिड एज में जाके आया है. तो जरूरी नहीं है कि जो हमारी अप्रोच थी वो अप्रोच वाज द बेस्ट और द करेक्ट अप्रोच. आज अगर सोल्यूशन जल्दी मिल रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी R&D सही करिए कि नहीं करिए. आज आपने उस आंसर को देख के अगर आपने उसको सीधा आपने आंसर शीट में लिख दिया है, मे बी आपको होमवर्क मिला, आपने होमवर्क को एज इट इज डाला है चैट जीपीटी पे और आपने आंसर लिख दिया, आपने उसको समझा नहीं है, देन इट इज रॉन्ग. सो एन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एआई हैज टू बी टॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स. अब जरा आपकी स्पोर्ट्स और एडवेंचर पे बात कर लेते हैं. स्पोर्ट्स और एडवेंचर, कहाँ से ये इस बिजी लाइफ में इसके लिए टाइम निकाल पाते हैं और कैसे आपको स्पोर्ट्स और एडवेंचर के प्रति इतना ज्यादा लगाव है? मैम, जो मैं आपको बताया कि जब मैंने कॉर्पोरेट से वो सबैटिकल लेने का सोचा था तो उसका एक मेन कारण यही था कि मुझे कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि वी आर मिसिंग आउट ऑन फाइनर थिंग्स इन लाइफ. हम रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं, तो लाइफ भी बड़ी जरूरी है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब अपॉर्चुनिटी मिली, जब नहीं मिली थी तब तो ठीक है काम कर ही रहे थे, जब अपॉर्चुनिटी मिली तो जो शौक थे शुरू से, स्पोर्ट्स का बचपन से शौक रहा है तो अभी भी चल रहा है. और जनरली बोला जाता है कि विद एज इट इज ओनली द कॉस्ट ऑफ द टॉयज फॉर बॉयज चेंज, द टॉयज रिमेन द सेम. तो बचपन में बाईसाइकिल थी, बड़े होके मोटरसाइकिल हो गई. हाँ, ये मैं देख भी रही हूँ. हार्ले डेविडसन राइडिंग कमेटी संचालित कर रहे हैं आप? नहीं, संचालित नहीं कर रहा हूँ मैं. हार्ले डेविडसन कम्युनिटी जो है, हॉक कम्युनिटी बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ हूँ काफी सालों से. और जो राजस्थान का ड्यून्स चैप्टर है, मैं उसका डायरेक्टर रहा हूँ. और राइडिंग का शौक रहा है बचपन से. जिस तरह से बता रहा हूँ मैं, जिस तरह से फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है आपका? फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है. क्रिकेट, स्विमिंग एंड टेबल टेनिस, ये तीन मैं स्पोर्ट्स मतलब अभी भी खेलता हूँ. ये तीन स्पोर्ट्स मेरे चलते हैं रेगुलर. और बच्चों के साथ. स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के लिए क्या आप मैसेज, पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट तो मन करता है लेकिन माँ बाप कहते नहीं पढ़ाई कर. नहीं, ये माइंडसेट चेंज हो गया. ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, पेरेंट्स का ये माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है. आज बहुत बड़ा पेरेंट्स का तबका है जो इस बात से बहुत संतुष्ट है कि मेरे बच्चा स्पोर्ट्स में है. और मैम, वैसे भी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अभी अपन ने डिस्कस किया, आप जेनजी बता रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे आजकल जाके प्लेग्राउंड में खेलें. वो अपन वो मेम्स देखते हैं ना, जिसके अंदर पहले मदर बच्चों को बोल रही कि तुम घर में आओ, अब वो बोल रहे घर से बाहर जाओ. तो ये बिल्कुल वास्तविक बात है. और बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हुआ है. वो बच्चों को चाहते हैं कि वो अपना करियर भी अगर स्पोर्ट्स में परस्यू करना चाहे तो दे आर ओपन अबाउट इट. दिस इज नंबर 1. और रही बात बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए, तो बच्चों पेरेंट्स दोनों के लिए एक चीज है कि स्पोर्ट्स लाइफ स्किल्स सिखाता है.
टीम वर्क सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, और लाइफ इज ऑल अबाउट टीम गेम। तो अगर आप कोई भी टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर लाइफ। दीपक जी, FICCI राइज राजस्थान के स्टेट चेयर के तौर पर आपका अब तक का क्या योगदान रहा है? मैम, जनरली जैसे स्कूल्स जो होते हैं ऑल इंडिया अगर देखें या अपने स्टेट का देखें तो सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली चीज उन कॉमन प्रॉब्लम्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और फिर उसके लिए आपको जो भी डायलॉग्स गवर्नमेंट के साथ करने हैं या पॉलिसी मेकर्स के साथ करने हैं, तो ये एक तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप इन चीज़ों को लेके आप डिस्कशंस पे जा सकते हैं और इस पे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो अराइज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे इंडिया के सभी जो स्कूल्स हैं, बहुत ही नामी स्कूल्स हैं, और ये फिकी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली जिसके अंदर हमने अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के डिस्कस किया है और उसके ऊपर सॉल्यूशंस लिए हैं। राजस्थान की एजुकेशन पर आप क्या कहेंगे? अभी तो हम पूरे देश की बात कर रहे थे, अब जरा राजस्थान की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। अगर आज हम IITs उठा के देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ IIT एडमिशंस एक टाइम पे राजस्थान से ही हुआ करते थे। CAs उठा के देखिए, वेरी गुड नंबर ऑफ CAs आर फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान in terms of policy, there is a good amount of potential which is available as terms of teachers and terms of students. लेकिन आज की तारीख में अगर मैं स्पेसिफिक स्कूल एजुकेशन के हिसाब से जाऊं तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों पे वर्क करने की आवश्यकता है। बता दीजिए वो कौन सी है? सबसे पहली चीज तो एक बाइफरकेशन की जरूरत है कि प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर अपन हर चीज में एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहे हैं तो दोनों के चैलेंजेस अलग हैं। दोनों जने अपने लेवल पे 100% काम कर रहे हैं। जैसे मैं कल का ही आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं एक उदयपुर के गवर्नमेंट स्कूल को विजिट करने गया था। तो टू मच ऑफ हार्ड वर्क, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे को उनको बोलना पड़ा ये चीज कि मैं बहुत टफ काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन उनके चैलेंजेस अलग हैं। वो चैलेंजेस एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जरूरी नहीं कि वो हर प्राइवेट स्कूल का चैलेंज वो सेम रहेगा। तो दोनों के क्योंकि चैलेंजेस अलग हैं तो अप्रोच भी अलग होएगी, और जब तक हम उस अप्रोच के साथ काम नहीं करेंगे तब तक एंड रिजल्ट सक्सेस पे नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इन चीजों को बाइफरकेट करना बड़ा जरूरी है। अगर ये कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। जैसे आज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन अ प्राइवेट स्कूल। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है। प्राइवेट स्कूल चाहता है कि मैं टेक्नोलॉजी पे काम करूं, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ AI पे काम करूं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप हो सकता है शायद इससे कनेक्ट कर सके। अपन सब लोग जितने भी अभी स्टूडियो में जितने लोग हैं या पेरेंट्स, और ये वी ऑल हैव गॉन टू स्कूल। आपके स्कूल का टाइम क्या था मैम? ठंडों में 9 बजे और गर्मियों में रेगुलर टाइम, मतलब जनरली स्कूल का टाइम जैसे बताता हूँ तो 7:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहता है, 8 बजे से 2 बजे तक रहता है। 6 आवर्स का जो वर्किंग स्टाइल रहता है। आपके पेरेंट्स का भी यही था, आपका भी यही था, मेरा भी यही था, अभी भी यही है। लेकिन आज आपको AI भी सिखाना है, आपको लाइफ स्किल्स भी सिखानी है, स्किल डेवलपमेंट सिखाना है, हर तरह का आपको मॉडर्न एक्सपोजर देना है, रोबोटिक्स के ऊपर ज्ञान देना है। तो जब ये सारी चीजें नहीं है, और उसके साथ अभी एक और चीज है कि हफ्ते में एक दिन बैगलेस होना चाहिए। हाँ। तो जब ये सारी चीजें करनी है तो क्या ये 25 साल से या 30 साल से 40 साल से टाइम चलता हुआ रहा था उसमें पॉसिबल हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि घंटे बढ़ाए जाएं? 100%। इसमें फ्रीडम होनी चाहिए, इसको रेस्ट्रिक्शन पे लेना ही नहीं चाहिए। दिस शुड बी मेड फ्री कि आपको आज की नीड क्या। आप जब बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, आप चाहते हैं कि बच्चे के पास जो ऑप्शन हो कि उसको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो जब आप ये ऑप्शन देंगे तो जिस तरह से कॉलेजेस में होता है कि कुछ क्लासेस हो सकता है कि 2 बजे चल रही, कुछ 4 बजे चल रही। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट स्कूल में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपने को इतनी सारी चीजें अगर एग्जीक्यूट करनी है तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी ज्यादा चाहिए। चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा। हाँ, आप मतलब मैं आपके माध्यम से पुट अप करना चाहूंगा कि ये ठीक है, हो नहीं हो, लेकिन इस पे सोचने की आवश्यकता जरूर है। सोचने की आवश्यकता है, लेकिन ये चैलेंजिंग भी बहुत है, और आज के समय में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, ऐसे विजन वाले बहुत कम लोग हैं। मैम सब करेंगे। हाँ। क्योंकि मैक्सिमम स्कूल ओनर्स जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, वो सब डेडिकेटेड है। वो चाहते हैं कि बच्चों को बेस्ट मिले। भाई हमारा जब हम 24 आवर्स अगर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए अर्निंग क्या, हमारी जो मोस्ट वैल्यूएबल अर्निंग है कि वो बच्चा स्कूल से निकल के एक अच्छे कॉलेज में गया है, और एक अच्छे कॉलेज से निकल के एक अच्छे करियर को परस्यू किया है, या अच्छे अपना अगर निजी किया है
तो वो सक्सेसफुल है। और उसके लिए जो भी चीजें जरूरी है वो करनी जरूरी है। खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? मैम आप स्कूल आइए, बच्चों से बात करिए, आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। इतनी एनर्जी के बीच में रहते हैं। नहीं मतलब आपकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा काफी मोटिवेटेड, काफी ग्राउंडेड। कैसे ये पूरी अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पाते हैं? आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ग्राउंडेड को आपने कैसे जज किया, मैं आपसे आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल आस्क यू। बट आप इतने सारे जब बच्चों की करियर्स को लेके, लाइफ्स को लेके अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी लेवल्स और ये सब बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। चलिए बढ़िया है। आने वाले वर्षों में अगर दीपक जी को किसी एक फील्ड के लिए याद किया जाएगा तो वो कौन सा होगा? वो एजुकेशन ही रहेगा मैम। ओके। और वो भी मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट की तरह जाना जाए, बट मैं चाहूंगा कि भले कम बच्चे हों लेकिन वो मेरे को याद रखें उस तरीके से कि उनके जीवन में मेरी वजह से कोई भी फर्क अगर पड़ सका तो मैं वो सोच के बड़ा खुश रहूंगा। हमारे व्यूअर्स को एक सक्सेस मंत्र अगर आप दें, क्या है सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, कितना डेडिकेटेड रहने की जरूरत है? सक्सेस की डेफिनेशन हर जने की अलग होती है। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है हैप्पीनेस। आपको खुश रहना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उसको करने के बाद खुश हैं, आपके शक्ल पे स्माइल है, आप जब घर पे पहुंच रहे हैं एक सेटिस्फैक्शन है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। थैंक यू दीपक जी इस पॉडकास्ट में इतने महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मोटिवेशन, सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिला होगा। कैसे दीपक जी ने अपने करियर की शुरुआत की, आज वो क्या कर रहे हैं, आगे का उनका विजन क्या है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ एक एजुकेशन के लिए लोगों को जागरूक करना अपने आप में चैलेंजिंग रहता है, लेकिन वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 राजस्थान के इस बिज आइकन कार्यक्रम में आप आए, इस पॉडकास्ट में आपने हिस्सा लिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया अलविदा लेने का। बाकी आप न्यूज 18 राजस्थान देखते रहिए। नमस्कार।